दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। इन एक्शन की एक एक डिटेल आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन डॉक्टरों के इस टेरर मॉड्यूल की जड़ें जम्मू कश्मीर में गहरी घुसी हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस उन जड़ों को अब खोद खोद के निकाल रही है। इस टेरर मॉड्यूल की जड़ में एक ऐसा व्यक्ति है जो अब जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। यह वो व्यक्ति है जिसके बारे में सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसी ने उमर से लेकर मुजम्मिल तक के कई डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया। यह शख्स साउथ कश्मीर के शोपियां जिले का रहने वाला है और इसका नाम मौलवी इरफान अहमद है। इस इलाके के लोग इमाम इरफान के नाम से इसे जानते हैं। आरोप है कि इसका कनेक्शन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। पुलिस ने इसके पास से भी 5 फोन बरामद किए हैं। जांच में पता चला है कि मौलवी इरफान अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करता था। सूत्रों ने बताया है कि मौलवी इरफान श्रीनगर के नौगाम की एक मस्जिद में मौलवी है। वो यहां प्रार्थना सत्रों का आयोजन करता था। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा है कि मौलवी इरफान अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करता था और वो धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से संपर्क बढ़ाने लगता था। आरोप है कि मौलवी इरफान मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले स्टाफ और डॉक्टर से बातें करके उनकी मानसिकता समझता था और उस हिसाब से उन्हें कट्टर बनाने की कोशिश में लग जाता था। आरोप के मुताबिक मौलवी इरफान ही व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क चला रहा था, क्योंकि भाई सबसे बड़ा काम तो है ब्रेन वॉश करना। अब पढ़े लिखे लोग उनको आतंकी बनाने का काम कर रहा था। ये इतना शातिर था कि अब तक पकड़ा नहीं गया था, लेकिन एक गलती ने इसके पूरे टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में जैश के समर्थन में जो पोस्टर लगे थे, इस सिलसिले में पुलिस ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा था। उनसे पूछताछ में मौलवी इरफान और पूरे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ। जिस पोस्टर की वजह से पूरा कांड खुल गया, वो आतंकी संगठन जैश का पोस्टर था। इस पोस्टर में श्रीनगर के नौशेरा इलाके के लोगों को धमकी दी गई थी कि वो भारतीय एजेंसीज का साथ ना दे, नहीं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनसीआर तक फैले इस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के खिलाफ जांच एजेंसियों ने एक तरह की जंग छेड़ दी है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में तगड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है भाई। कुलगाम की आप तस्वीरें देखिए। अकेले कुलगाम में 200 जगह पे छापेमारी हुई है। 500 संदिग्धों से पूछताछ हुई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं और खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है। दिल्ली को दहलाने की जो साजिश की गई थी, उसका खुलासा तो जांच एजेंसियों ने कर दिया। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये छोटी मोटी साजिश नहीं थी, बड़ी प्लानिंग थी इनकी। भारत को ऐसा जख्म देने की प्लानिंग जो अगर सुरक्षा एजेंसीज ने न रोका होता, भाई साहब, देश में ऐसा आतंकी हमला न हुआ होता जो ये लोग प्लान किए बैठे थे। उसके बारे में अभी डिटेल आगे बताऊंगा, लेकिन अभी भी चुनौतियां जो बची हैं, पहले उनके बारे में सुनिए। दिल्ली ब्लास्ट में 2 गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी कहा जा रहा है। एक कार i20 में तो विस्फोट हुआ, दूसरी लाल रंग की कार इको स्पोर्ट है। लाल रंग की इको स्पोर्ट का क्या राज है? 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की भी तलाश पूरी शिद्दत से की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरा अमोनियम नाइट्रेट का जो जखीरा था वो नहीं मिला है। 300 किलो अभी पकड़ा जाना बाकी है। लाल रंग की कार इको स्पोर्ट, जिसका दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन सामने आने की बातें हैं, वो कहा जा रहा है कि पुलिस ने बरामद कर ली है। ये वो लाल कार है। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार धमाके वाली कार के साथ ही दिल्ली आई थी कहा जा रहा है। फरीदाबाद में एक्शन के बाद उमर और उसके साथी 2 गाड़ियों से दिल्ली आए थे। एक कार थी i20 जिसको उमर खुद चला रहा था, दूसरी कार थी लाल रंग की इको स्पोर्ट जिसकी तलाश की जा रही थी। यह लाल रंग की इको स्पोर्ट कार इस केस में बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि यह कार भी उमर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर DL10CK0458 है। कार का मालिक उमर उन नबी है। कार का फास्टैग भी उमर के नाम पर ही है। अब यह कार पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसके बाद दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कई और राज खुल सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि 300 किलो आरडीएक्स की तलाश कब पूरी होगी? जिस रेड इको स्पोर्ट की तलाश पुलिस को थी वो हरियाणा से मिली। लाल इको स्पोर्ट कार फरीदाबाद से मिली है, जहां के खंडावली गांव में यह कार खड़ी मिली। जिस फार्म हाउस में यह कार मिली वो उमर के दोस्त का बताया जा रहा है। पुलिस ने कार को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यह वही लाल इको स्पोर्ट कार है जिसकी पुलिस को तलाश थी। कार उमर के दोस्त के फार्म हाउस से मिली और क्या क्या जानकारी मिली उस पर पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। खंडावली गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गांव इसलिए चर्चा में आ गया कि लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी की जो छानबीन की जा रही थी, वो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी यहीं मिली है। एनआईए की टीम, एफएसएल की टीम अब इस गाड़ी की जांच पड़ताल कर रही है। उमर के नाम पर ही ये गाड़ी बताई जा रही है।
उमर से पहले देवेंद्र नाम के ओनर के पास ये थी। देवेंद्र इसका फर्स्ट ओनर था, उसके बाद में उमर ने इस गाड़ी को देवेंद्र से खरीदा था। दोनों नाम पे शक गया पुलिस को, क्योंकि i20 गाड़ी को बेचने में एक ओनर का नाम देवेंद्र पहले से ही था। उमर और देवेंद्र के नाम के बाद इस गाड़ी की सर्च की गई। अब जाकर ये गाड़ी हरियाणा पुलिस को मिली है। देखिए, लाल इको स्पोर्ट कार भले मिल गई हो, लेकिन अभी भी ढेर सारा अमोनियम नाइट्रेट मिलना बाकी है, कहा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, लेकिन यह अमोनियम नाइट्रेट की पूरी खेप नहीं थी। अभी भी 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट पुलिस की पकड़ से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में करीब 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, और जब तक 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट पूरी तरह नहीं मिल जाता, खतरा बरकरार रहेगा। इसलिए आप लोग भी जहां भी रहें, जैसे भी रहें, सचेत रहें। आसपास कुछ भी संदिग्ध दिखे तो जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि आप देखिए, अमोनियम नाइट्रेट की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी अभी भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इसे बांग्लादेश के रास्ते भारत लाया गया था। बांग्लादेश से नेपाल होते हुए भारत लाने की भी खबर है। एक फर्टिलाइजर कंपनी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट चोरी किया गया था, कहा जा रहा है। हमने कल ही आपको बताया था कि अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक और घातक हो सकता है, और जितना अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, उससे काफी बड़े इलाके में तबाही मचाई जा सकती है। अब 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट क्या कर सकता है, आप देख रहे हैं। अभी 300 किलो पकड़ा जाना बाकी है, और इसीलिए इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन पाठशाला में अब इस पूरी तफ्तीश का दूसरा चैप्टर खोल रहा हूं, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि राम मंदिर पर हमले की प्लानिंग, बाबरी का बदला, आतंकियों की वो प्लानिंग जिसे सुनकर हिल जाएंगे। हिंदू त्योहार, हिंदू मंदिर, आतंकियों के खौफनाक प्लान में और क्या क्या टारगेट पर था, अब इसका जो खुलासा हुआ है वो आपके लिए अब उसका चैप्टर खोलता हूं। दिल्ली धमाके में आज भी जबरदस्त एक्शन चल रहा है। जांच एजेंसियां अब धीरे धीरे सारी कड़ियां जोड़ती चली जा रही, जिसमें नए नए चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक देश को दहलाने की प्लानिंग पिछले 2 साल से चल रही है। डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के मॉल और बड़े अस्पताल तो थे ही, दिल्ली के बाद अयोध्या और काशी को दहलाने की साजिश थी। आतंकियों ने बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए टाइम भी सेट कर लिया था, कहा जा रहा है। पूरी प्लानिंग कर ली थी भाई इन लोगों ने, और उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इससे पहले आतंकियों ने हिंदू त्योहारों पर भी धमाके की साजिश रची थी। 26 जनवरी के लिए भी प्लान बनाया था, लेकिन वो भी फेल हो गए। आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी, 2 साल तक आतंकी क्या प्लानिंग कर रहे थे और उसका प्लान लगातार क्यों फेल होता जा रहा था, क्या क्या और बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद देश भर में हाई अलर्ट है, सब बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की साजिश 1-2 दिन में नहीं रची, बल्कि इसकी प्लानिंग कई सालों से की जा रही थी, कहा जा रहा है। आतंकी डॉक्टर अदील और मुजम्मिल के साथ गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन ने पुलिस के सामने बड़ा कबूलनामा किया है। डॉक्टर शाहीन ने पुलिस को बताया कि आतंकी पिछले 2 साल से देश में धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। शाहीन और उसके सहयोगी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे, जो जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से संपर्क में था। आतंकी उमर, अदील और मुजम्मिल 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक जमा कर रहे थे। सोचिए बॉस, 2 साल से। फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल के 2 ठिकानों से पुलिस ने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। इनका मकसद जैश ए मोहम्मद के निर्देश पर देश भर में बड़े पैमाने पर धमाके करने का था। दिल्ली धमाके के बाद हो रही इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासे हो रहे हैं, वो और चौंकाते चले जा रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के मंदिर और धार्मिक स्थल थे। खास तौर पर आतंकियों ने अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को टारगेट किया हुआ था। गिरफ्तार हुई आतंकी शाहीन ने तो अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिवेट भी कर रखा था। आतंकियों की हिटलिस्ट में दिल्ली के अस्पताल और भीड़भाड़ वाले इलाके भी थे। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों का प्लान दिवाली के दिन धमाके करने का भी था, यानी हिंदू मंदिर और हिंदू त्योहार ये इनके निशाने पर थे। जैसे वहां पहलगाम में हिंदू जो सैलानी थे उनको टारगेट किया गया था। आतंकियों के खुलासे के बाद अयोध्या से लेकर वाराणसी तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर स्पेशल कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है।
दशाश्वमेध घाट समेत प्रमुख घाटों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वाराणसी में सुरक्षा को लेकर क्या माहौल है, पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर बाबरी मस्जिद को लेकर ये लोग क्या सोच रहे थे वो बताता हूं। काशी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर बल्कि वाराणसी के जो प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट है और तमाम जो घाट है वहां पर इस वक्त चौकसी बढ़ती जा रही है। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है और यहाँ पर किस तरीके से चौकसी बढ़ाई गई है, अलर्टनेस बढ़ाया गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त घाटों पर मौजूद हैं। और आप देखिए कि ड्रोन के जरिए पूरे घाट की जगह जगह निगाहबानी की जा रही है ताकि अगर कुछ भी संदिग्ध वस्तु दिखे या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसको तत्काल रोका जा सके। और फिलहाल देखिए न सिर्फ दोपहर में बल्कि सुबह शाम जब आरती होती है तो उस दौरान भी कुछ इसी तरीके की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त नजर आ रही है। देखिए अभी तक की जांच में पता चला है कि आतंकी अदील और मुजम्मिल के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर घबरा गया, पैनिक में धमाका हो गया। अब पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकी धमाका करने कब वाले थे। एक्चुअली जानकारी के मुताबिक आतंकी डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल 6 दिसंबर को धमाके की साजिश रच रहा था। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी के मौके पर देश को दहलाने की साजिश थी, लेकिन उससे पहले ही आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया और फरार आतंकी उमर ने धमाका कर दिया आनन फानन में कि पकड़ा ही जा रहा हूं तो फट जाता हूं। लेकिन इनके दिमाग से बाबरी ही नहीं निकल रही बॉस, कैसे लोग हैं ये। जांच में एजेंसियों को अब दिल्ली धमाके का तुर्की कनेक्शन भी मिला है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के पासपोर्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि दोनों डॉक्टर धमाके से पहले तुर्की की यात्रा पर गए थे। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के पासपोर्ट पर तुर्की के स्टैंप मिले। एजेंसियों को शक है कि तुर्की में ही दोनों ने जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की होगी और इस मुलाकात में ही दिल्ली धमाके की प्लानिंग की गई होगी। इस दौरान टारगेट लोकेशन भी सौंपी गई होगी और आतंकियों को निर्देश दिए गए। एजेंसीज को यह भी पता चला है कि डॉक्टर उमर के साथ तुर्की जाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल वो दोनों लगातार रेकी का काम कर रहे थे। दोनों की प्लानिंग इसी साल 26 जनवरी को लाल किले पर धमाका करने की भी थी। इस साल के शुरू में ही यानी जनवरी में डॉक्टर मुजम्मिल ने लाल किले के कई बार टोह ली थी। मुजम्मिल के फोन से मिले डंप डेटा से पता चला है कि जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले के पास यह गया था। पुलिस को संदेह है कि उमर और मुजम्मिल 26 जनवरी के लिए साजिश रच रहे थे, लेकिन हाई सिक्योरिटी और पकड़े जाने के डर से उनका प्लान फेल हो गया। तुर्की में दिल्ली धमाके की प्लानिंग की थ्योरी में इसलिए भी दम है क्योंकि जैश के हैंडलर के लिए तुर्की सबसे मुफीद जगह है। पाकिस्तान से करीबी के चलते जैश जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ तुर्की में बड़ी कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि मीटिंग की जगह तुर्की में फिक्स की गई हो। यह बात भी सामने आ रही है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल कुछ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े हुए थे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद ही दोनों ने तुर्की की यात्रा की थी। सूत्रों के मुताबिक 2 टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी मिली है जिनके जरिए आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल तैयार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से एक टेलीग्राम ग्रुप को जैश का आतंकी उमर बिन खत्तब चलाता था। एजेंसियां अब इस बात पर फोकस कर रही हैं कि जैश के हैंडलर से दोनों आतंकी मिले कहां। तुर्की से लौटने के बाद ही आतंकी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने देश के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव होने की योजना बनाई। माना जा रहा है कि जैश हैंडलर ने ही उन्हें निर्देश दिया था कि आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल को देश भर में फैलाओ। आतंकी किसी एक जगह पर फोकस ना करें ताकि भारतीय एजेंसियों की नजर उनके ऊपर ना पड़े। ऐसे में आतंकी डॉक्टर्स ने फरीदाबाद और सहारनपुर को चुना, जहां देश को दहलाने की साजिश रची गई। पुलिस यह भी पता करने में जुटी है कि जब आतंकी उमर लाल किला पार्किंग में कार में बैठा था तो क्या वो जैश के इसी हैंडलर के संपर्क करने की कोशिश कर रहा था या निर्देश ले रहा था जिससे वो ऐप के जरिए बात करता था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और खुलासा हुआ है। दिल्ली में जिस टेरर मॉड्यूल ने ब्लास्ट किया वो 37 दिन पहले एक्टिव हुआ। सूत्रों के मुताबिक 4 अक्टूबर को सहारनपुर के डॉक्टर आदिल की शादी जम्मू कश्मीर में हुई थी। डॉक्टर आदिल की शादी के अगले ही दिन यह टेरर मॉड्यूल एक्टिव हो गया था। इसका मकसद फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर, हथियारों की सप्लाई और पैसों का इंतजाम करना था। डॉक्टर आदिल लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल चैनल संभालता था। इनका प्लान था कि मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में फंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन चैनल बनाए जाए। डॉक्टर आदिल की शादी में कौन कौन से मेहमान गए थे इसकी भी अब जांच हो रही। पहले आतंकियों के जनाजे में लोग जाते थे, वहां ये सब करते थे। अब बताइए शादी ब्याह में ये सब चल रहा है। फिलहाल डॉक्टर आदिल पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ चल रही। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी टिक गई, क्योंकि यही वो यूनिवर्सिटी है जहां पर कश्मीर के 3 डॉक्टर्स पर
देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने के आरोप लगे और इसी यूनिवर्सिटी के पास के इलाके में विस्फोटक इकट्ठा हुआ। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानना जरूरी है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी साल 2014 में हरियाणा विधानसभा के एक विशेष अधिनियम के तहत बनाई गई थी। 2015 में इसे यूजीसी की मान्यता मिली। इसका करीब 70 एकड़ में फैला कैंपस हरियाणा के नूह बॉर्डर के पास में बना हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में भारत के साथ साथ दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा 650 बेड वाला अस्पताल भी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। इस यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी जैसे कई कोर्स चलते हैं। यहां एमबीबीएस की करीब 200 और एमडी की 38 सीटें हैं। टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में लेक्चरर था और यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही रहता था। इस बीच जांच में पता चला है कि तीनों डॉक्टर यानी डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की मुलाकात जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई और काम के दौरान। कॉमन बात यह है तीनों में कि इन तीनों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम किया है और इसी दौरान तीनों आतंकी संगठनों के संपर्क में आए। आज भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पूरे दिन हलचल रही है। हरियाणा पुलिस की टीम पहले से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद है। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची। इसके बाद एनआईए की टीम पहुंची। इस दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और डॉक्टर से पूछताछ हुई। हालांकि यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी करके कहा है कि उनकी यूनिवर्सिटी का आतंकियों से कोई लेना देना नहीं। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर कैसा माहौल था, वहां क्या हुआ है, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। फिर आपको डॉक्टर निसार के बारे में बताता हूं कि उसका क्या किरदार था। इस वक्त हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है और अगर आप देखेंगे तो इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर जो है वो मुजम्मिल रहा करता था और जो दूसरी तरफ का जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें शाहीन रहती थी। ये दोनों यहीं पे रहते थे और यही जो आसपास है उसने मुजम्मिल ने यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे ही एक जो है वो घर किराए पे रखा था जहां पर बड़ी संख्या में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसको वहां पे रखा गया था मुजम्मिल के द्वारा और आदिल जो है उन सबको गाइड करता था। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसी बिल्डिंग के अंदर जो बताया जा रहा है मुजम्मिल है वो रहा करता था। ये बॉयज ब्लॉक है। ये आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बॉयज ब्लॉक है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहीं से गाड़ियां यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर इंटर करती हैं। पुलिस को अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही एक और डॉक्टर जिसका नाम निसार गिलानी है उसकी भी तलाश है। आतंकियों के पकड़े जाने के बाद से वो फरार है। डॉक्टर निसार गिलानी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इससे पहले कश्मीर के एसएमएचएस अस्पताल में तैनात था, लेकिन आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्टर निसार गिलानी को अलगाववादी नेता का करीबी माना जाता है। डॉक्टर निसार की बेटी भी अल फलाह में पढ़ती है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब पहले भी ये आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से सस्पेंड हो चुका था तो इसको दूसरी नौकरी मिल कैसे गई वहां? एक तरफ आतंकी इतनी बड़ी साजिश रच रहे थे, देश को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती को इनसे भी हमदर्दी हो रही। देश के नेता ऐसे समय में क्या कर रहे हैं एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताओ। अगर खुदा ना खास्ता इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए ये वाकई होता है कि ये डॉक्टर इसमें मुलविस थे, तो मुझे लगता है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस हम मुसलमान कौम के लिए ये लम्हे फिक्र है। ये बहुत ही ज्यादा जो अफसोस करने की वजह है, क्योंकि न सिर्फ हमारे जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो जाया हो रहे हैं, बल्कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दाग लग रहा है। और साथ ही जो इन लोगों के जिन पे शक है अभी तो कोई प्रूव नहीं हुआ है, जिनको जो मशकूक हैं, जिनके ऊपर शक है, उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज को जो पूछताछ करनी बेशक पूछताछ करें, मगर एक तरीके का उसका इस्तेमाल करें, उनको मुजरिम समझ के पूछताछ न करें। इन्हें अभी भी शक है। जब ये लोग मान लीजिए साबित हो जाएं, उसके बाद ये दूसरी चीज शायद ये कहेंगे कि कोई मजबूरी रही होगी, किसी ने पता नहीं मारा पीटा होगा, कोई दर्द रहा होगा, कोई यूं ही आतंकी नहीं बन जाता। ये सब घिसा पिटा जो टेप रिकॉर्डर इन लोगों का है वो देश सुनता रहा है। महबूबा मुफ्ती पर आरोप लग रहा है कि वो आरोपियों को कवर फायर दे रही। तो कर्नाटक के मंत्री इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन खोज के लिए आए। बॉस, कर्नाटक सरकार के मंत्री जमीर अहमद ने क्या कहा है वो सुनिएगा तो शॉक्ड रह जाएगा। सुनिए जरा भाई साहब।
हमको आश्चर्य क्या है, ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है 10 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को चुनाव है बिहार के अंदर। अभी आप भी देखे होंगे हमारा कन्नड़ माध्यम के अंदर वो लोग बोल रहे थे कुछ पॉलिटिकल है क्या करके। हमको भी ये सुनने को आ रहा है कि इसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है करके सुनने को आ रहा है, पक्का नहीं बोलता हूँ। और ये जो भी पॉलिटिकल अगर बेनिफिट को एक आदमी की जान लेना है ना, उसको सही में उसको अच्छा नहीं होता है। आप इन लोगों का लेवल सोचिए बॉस। बिहार इलेक्शन था, पॉलिटिकल कनेक्शन सुनने में आ रहा है। जब सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है तो बोल किस ले रहा है? क्या लोग हैं बॉस। और इस पॉलिटिक्स के बीच दिल्ली ब्लास्ट पर बागेश्वर बाबा ने बड़ी तीखी बात कह दी। बागेश्वर बाबा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो विस्फोटक मिल रहा है वो एक ही जगह से एक जैसे लोगों से क्यों मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आज हिंदू एकजुट नहीं हुआ ना, तो आने वाले समय में गली मोहल्ले में बम फूटेंगे। कुछ विदेशी ताकतें हिंदुओं की एकता से घबरा गई हैं। और बात ये उठ रहा है प्रश्न चिन्ह कि आखिर जो दंगा जिसके यहाँ से RDX पकड़ा गया वो एक ही कौम के क्यों निकले, और वो एक ही जगह से सामान क्यों निकला। आखिर कौन सी ऐसी शिक्षा नीति है जो इन लोगों को इतना मजहबी कट्टरपंथी बनाती है। हमें लगता है कहीं ना कहीं इस देश के मदरसों की शिक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता है। आज हमने यदि एकजुट होकर आवाज नहीं उठाई तो वो दिन दूर नहीं। आज 8 मरे, कल 80, 800, 8000 हर गांव मोहल्ले में बम फूटेंगे यदि आज हिंदू एक नहीं है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। NIA ने 5 राज्यों में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। गुजरात में अलकायदा टेरर कॉन्स्पिरेसी केस में यह रेड हुई है। गुजरात, बंगाल, हरियाणा, मेघालय और त्रिपुरा में रेड पड़ी है। NIA ने कई डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। भारत में अवैध घुसपैठ से जुड़ा केस मिल रहा है। साल 2023 में 4 बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की थी और भारत में घुसपैठ चारों का कनेक्शन अलकायदा से पाया गया। अब आप सोचिए बॉस, कहां एक तरफ जैश का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ अलकायदा से कनेक्शन की बात हो रही है। मतलब भारत को हिला देने के लिए कितने बड़े बड़े आतंकी संगठन लगे हुए हैं। लेकिन अगला चैप्टर देखिए जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि आतंकी मसूद अजहर से फंडिंग, लेडी आतंकियों की भर्ती, डॉक्टर से आतंकी बनी शाहीन की पूरी कुंडली खुली तो क्या मिला। आतंकियों की कमांडर बनने के लिए पति से तलाक लिया क्या। डॉक्टर शाहीन का सच क्या है जो आपको हैरान कर देगा। उस महिला डॉक्टर आरोपी की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। दिल्ली ब्लास्ट के एक दिन पहले ही जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद से एक महिला डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसके नाम पर रजिस्टर कार से एक असॉल्ट राइफल बरामद की गई और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये डॉक्टर शाहीन देश भर में फैल चुके व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की अहम किरदार बन गई। जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से डायरेक्टली जुड़ी हुई है और भारत में जैश की महिला विंग के हेड के तौर पर आतंकी नेटवर्क की जड़ें जमाने में जुटी हुई थी। यह आरोप इस पर लग रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश से मिली फंडिंग से डॉक्टर शाहीन भारत में जैश के लिए महिला आतंकियों की भर्ती कर रही थी। लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर में उसका नेटवर्क तैयार हो चुका था। अयोध्या में भी डॉक्टर शाहीन ने स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर दिया था, यह भी आरोप है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में लेडी टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन ने मान लिया है कि वो अपने साथी आतंकी डॉक्टर्स के साथ मिलकर देश भर में आतंकी हमलों की प्लानिंग में जुटी थी। आज पाठशाला में भारत में जैश की महिला विंग की सरगना बन चुकी आतंकी डॉक्टर शाहीन की पूरी कुंडली खोलने जा रहे हैं। साथ ही आपको यह बताएंगे कि डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति और भाई ने उसके क्या क्या राज खोले। लेकिन पहले जांच में जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। भाई बहन हमारे ऐसे इस लाइन के हैं ही नहीं। उनको कहाँ जाना था, क्या जाना था, मुझे कुछ नहीं आइडिया उसके बारे में। कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए। हमने कल ही पाठशाला में आपको बताया था कि डॉक्टर शाहीन यूपीएससी का एग्जाम पास करने के बाद कानपुर के GSVM कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त हुए यूपीपीएससी का। आज डॉक्टर शाहीन की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर कानपुर के मेडिकल कॉलेज में उसकी तैनाती के समय की बताई जा रही है। इस तस्वीर में सलवार सूट पहने और चश्मा लगाए डॉक्टर शाहीन मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच खड़ी मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ मौजूद मेडिकल स्टूडेंट्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा
कि डॉक्टर शाहीन के दिमाग में टेरर नेटवर्क को लेकर उस वक्त भी कितनी खौफनाक प्लानिंग चल रही है। मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच मुस्कुराती दिख रही डॉक्टर शाहीन अब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की अहम किरदार बताई जा रही है। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में जुटी यूपी एटीएस की टीम भी हैरान है कि जो शाहीन बचपन से पढ़ाई में टॉपर रही, देश ने उसे डॉक्टर बनाने के लिए सिस्टम की पूरी मदद दी, वो उसी देश की दुश्मन बन गई। डॉक्टर से आतंकी बन चुकने का आरोप झेल रही शाहीन की कुंडली खंगालने में जुटी जांच एजेंसियों को पता चला कि शाहीन ने लखनऊ के एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज में 10वीं और 12वीं के एग्जाम में टॉप किया था। साल 1996 में शाहीन ने सीपीएमटी का एग्जाम पास किया और प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर शाहीन कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज से जुड़ गई। 2009 में उसका कन्नौज ट्रांसफर हुआ, लेकिन 2010 में वो फिर कानपुर लौट आई। 2013 के बाद कई सालों तक बिना कारण बताए गायब रहने के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जांच में पता चला कि पिछले कुछ समय से डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ चुकी थी और यहीं से उसने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जड़ें मजबूत करना शुरू किया। डॉक्टर शाहीन गिरफ्तारी के बाद टेरर मॉड्यूल के खुलासे के लिए यूपी एटीएस उसकी पूरी जानकारी जुटा रही। जांच के दौरान यूपी एटीएस को डॉक्टर शाहीन का साल 1996 में दिए मेडिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड भी मिला है। जांच टीम प्रयागराज में उस मेडिकल कॉलेज भी पहुंची जहां से लेडी आतंकी शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई की और डॉक्टर बनी। यूपी पुलिस जांच के लिए कानपुर में उस मकान पर भी पहुंची जहां कानपुर के मेडिकल कॉलेज में जॉब करने के दौरान डॉक्टर शाहीन रही थी। डॉक्टर शाहीन का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने लाने के लिए पुलिस कानपुर में उसके साथ रह रहे लोगों से भी पूछताछ कर रही है, जिसके लिए 9 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। सुनिए कानपुर में ताबड़तोड़ एक्शन पर वहां के जॉइंट सीपी ने क्या बताया है। फिर आपको बताता हूं कि ये डॉक्टर शाहीन पे जो आरोप लग रहे हैं कि भाई वो महिलाओं की विंग तैयार कर रही थी, उसका पैसा कहां से आ रहा था। देखिए, ये जानकारी में आया है कि डॉक्टर शाहीन यहाँ पर जीएसवीएम कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे काम किया है, पढ़ाया है बच्चों को, और उस दौरान उनकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं उसको क्या रही हैं, कहाँ कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए वहाँ पे कॉलेज में भी की है। इसके अलावा जो नाम हम लोग को संदिग्ध थे पूर्व में दंगों वगैरह में इनके जिनके नाम आए थे, उनको लोगों को खंगाला जा रहा है कि वो किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनका आतंकवादी कनेक्शन हो। तो इसलिए 9 लोगों को अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार उठाया गया है। देखिए, शाहीन को मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद लोगों की जान बचाने का मौका मिला। वो कैसे मासूम लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की खौफनाक प्लानिंग में शामिल हो गई, अब यही पूरी जांच का विषय। और भारत में आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए कमांड सेंटर खोलने का भी ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी थी, कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन पिछले 5-6 महीनों से सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो और वहां लोगों का आना जाना कम। इस कमांड सेंटर में अंदर आतंकी ट्रेनिंग की प्लानिंग की गई थी और बाहर इसे एक एनजीओ के तौर पर दिखाया जाना था। प्लानिंग थी कि मुस्लिम गरीब लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों के इलाज के नाम पर फाउंडेशन बनाया जाए ताकि टेरर फंडिंग के लिए आने वाला पैसा जांच एजेंसियों के रडार पर ना पाए। सूत्रों का दावा है कि डॉक्टर शाहीन ने इन इलाकों में चल रहे कुछ एनजीओ से संपर्क किया। टेरर ट्रेनिंग सेंटर में 10 बड़े कमरे, एक तहखाने में बड़ा ट्रेनिंग हॉल बनाने की प्लानिंग थी। ट्रेनिंग सेंटर में जैमर लगाने का भी प्लान था ताकि आतंक की ट्रेनिंग लेने वाली लड़कियां सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और मकसद से न भटकें। इस सेंटर में जैश से आतंकियों को मौलवी बताकर लेक्चर देने के लिए बुलाने का भी प्लान था। टेरर ट्रेनिंग सेंटर में आने वाली लड़कियों का मुंतजिमा नाम दिया जाना तय किया गया था, जिसका मतलब है व्यवस्था देखने वाली। सूत्रों का दावा है कि डॉक्टर शाहीन के इस मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से शुरुआती फंडिंग मिल भी चुकी थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में शाहीन एक अहम कैरेक्टर है। पुलिस लगातार डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही। लखनऊ में शाहीन के घर से एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि शाहीन के हस्बैंड ने क्या बताया। लखनऊ के लालबाग के कंधारी बाजार मकान नंबर 121, ये पता है संदिग्ध आतंकी शाहीन का। ये पुश्तैनी घर है शाहीन का, जहां उसके पिता और भाई जो है शोएब रहते हैं। आज यूपी पुलिस, यूपी एटीएस, एनआईए और जम्मू कश्मीर की पुलिस यहां पहुंची थी और करीब 1 घंटे तक पूछताछ की है। इस पूछताछ में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जानना
बेहद जरूरी है। जिस तरह से शाहीन को फरीदाबाद के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से लगातार उससे जुड़े हुए राज सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाहीन की गार्ड से ही AK-47 बरामद हुआ था, जिसके बाद उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और यह भी कहा जा रहा है कि जो शाहीन का छोटा भाई है डॉक्टर परवेज, उसके कार से भी मुजफ्फर में जो गिरफ्तारी हुई थी, बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए थे। ये लिंक जुड़ा। उसके बाद पुलिस आज सबसे पहले UP ATS और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो डॉक्टर परवेज के फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार हुई लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन का एक और कानपुर कनेक्शन सामने आया है। डॉक्टर शाहीन की कानपुर में डॉक्टर जफर हयात के साथ साल 2003 में शादी हुई, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और कानपुर के ही एक हॉस्पिटल में आंखों के डॉक्टर हैं। लेकिन आतंकियों का कमांडर बनने का सपना पाल रही डॉक्टर शाहीन ने शादी के 10 साल बाद 2013 में अपने पति से तलाक ले लिया। डॉक्टर जफर हयात के मुताबिक तलाक के बाद से उनका डॉक्टर शाहीन से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रहा। सुनिए डॉक्टर शाहीन को लेकर उनके पूर्व पति ने क्या बताया। आखिरी बार वही डिवोर्स हुआ, उसके टाइम साइन के बाद ही नहीं हुई थी उस वक्त, क्योंकि वो जाना चाह रहे थे। मैंने कहा जाइए भाई, ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती मैं कर नहीं सकता हूँ कुछ। अरे मैंने नहीं दिया तलाक, उन्होंने दिया, वो खुद गई है। उनको कहाँ जाना था, क्या जाना था, मुझे कुछ नहीं आइडिया उसके बारे में। बाहर जाने का जिक्र कर रही थी, कहाँ का? मैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाऊंगी, जाना चाह रही हूँ। अगर आप चलो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ लाइफ अच्छी है। ये बात थी। तो मैं गायब हो जाता, लाइफ यार बढ़िया चल रही, तो क्या जाने क्या मतलब है। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने उसके आतंकी भाई डॉक्टर परवेज को भी गिरफ्तार किया है। लखनऊ में भाई बहन की इस आतंकी जोड़ी के घर पर छापेमारी में लैपटॉप, कीपैड वाले मोबाइल फोन और कई अहम दस्तावेज मिले। सूत्रों का दावा है कि शाहीन और परवेज का नाम एक चैटबॉट ग्रुप से जुड़ा है, जिसमें आतंकी साजिश से जुड़ी सीक्रेट बातचीत होती थी। जांच में यह भी पता चला है कि डॉक्टर परवेज स्मार्टफोन नहीं बल्कि कीपैड वाले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कीपैड वाले फोन का इस्तेमाल आतंकी ट्रेसिंग से बचने के लिए करते हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं फोन्स की मदद से डॉक्टर परवेज अपनी बहन डॉक्टर शाहीन के इशारे पर जैश के हैंडलर्स और मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स को कोडेड मैसेज भेजता था। डॉक्टर परवेज के घर से छापेमारी में कीपैड वाले 6 मोबाइल फोन, एक इंटरनेशनल सिम कार्ड और एक सीक्रेट डिस्क भी मिली है। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज को लेकर हुए खुलासों पर उनका परिवार भी हैरान है। इन दोनों के बड़े भाई को यकीन नहीं हो पा रहा कि जिसके साथ वो बचपन से पले बड़े, वो आतंकी कैसे बने। डॉक्टर शाहीन के बड़े भाई को सुन। यकीन तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं भाई बहन हमारे ऐसे इस लाइन के हैं ही। आखिरी बार हमारी बात हुई हमारी करीब 4 साल ताल्लुक नहीं है कोई। यकीन तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं भाई बहन हमारे ऐसे इस लाइन के हैं ही। आखिरी बार हमारी बात हुई हमारी करीब 4 साल ताल्लुक नहीं है कोई। पति से तलाक हो गया, जिस अस्पताल में काम कर रही थी वहां से गायब हो गई। पिता कहते हैं कि मैं तो 1.5 साल से 2 साल से मिला नहीं था। भाई कह रहा है मैं 4 साल से मिला नहीं था। तो मैडम कर क्या रही थी भाई? किसी से संपर्क में ही नहीं थी, परिवार में गायब चल रही थी और अब ये चीजें मिलने का आरोप लग रहा है। डॉक्टर शाहीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। एजेंसियों को डॉक्टर नेटवर्क का बड़ा सुराग मिला है। नेटवर्क के 6 और डॉक्टर्स का सुराग मिलने की बातें निकल कर आ रही हैं। दिल्ली में शाहीन और परवेज ने मुलाकात की थी। शाहीन परवेज ने 6 डॉक्टर से मुलाकात की थी कहा जा रहा है। अक्टूबर में दिल्ली में नेटवर्क की मीटिंग हुई थी, यह भी आरोप लग रहा है। तो अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस जांच के दायरे में कई और डॉक्टर्स आते जा रहे हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि गैर पढ़े लिखे लोग थे जिनको फंसा दिया गया, ब्रेन वॉश कर दिया गया। सब डॉक्टर निकल रहे हैं बॉस। डॉक्टर शाहीन के पिता ने कहा है कि उनकी बेटी से वो पिछले 1.5 साल से मिले नहीं थे, 2 साल से घर नहीं आई थी। एक बार इनके पिता को भी सुनिए। मैं सबके सामने बता रहा हूँ, मेरी मुलाकात करीब 1.5 साल हुई है, भी नहीं हुई है। 1.5 साल से यहाँ पे 2 साल से नहीं आई हैं और 1.5 साल पहले तक की मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा। अब एक एक बात समय से घर नहीं आने का कोई कारण कभी पता चला कहाँ है? भाई वो एक इंसान जब ड्यूटी पे है, मैं तो खैरियत ही ले सकता हूँ। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बार कब बात हुई? अभी मैंने आपको बताया 1.5 साल हुए। हालांकि अब पूरी तरह से ये जो छानबीन चल रही है वो पूरी तरह से इस पूरे नेटवर्क को, उसकी जो जड़ें हैं उसे जो है वो खंगाल रही है।
जानकारियां जुटा रही है और जो जो बातें पता चलती जाएंगी हम आपके सामने लाते जाएंगे।